वेलकम फ्रेंड्स। सर्वे फर्स्ट के वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग रेंजिंग पढ़ रहे थे। रेंजिंग हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था और टाइप ऑफ रेंजिंग में हम लोग ने डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग को हम लोग ने देख लिया था। एक रेंजिंग का टाइप हमारा हम लोग करा गया था। टाइप क्या था? रैंडम लाइन मेथड। टाइप क्या रह गया था? तीसरा रैंडम लाइन मेथड। ये हमारा इसका क्या है? तीसरा मेथड है, तीसरा तरीका है। किसके लिए? रेंजिंग के लिए। दो को हम लोग ने देख लिया था, आज हम लोग तीसरा देखते हैं। मान लीजिए ए और ये हमारा क्या है? बी है। ए और बी है। हम लोग ने पहले मेथड में क्या था कि ए और बी हमारा एकदम विजिबल हो, बीच के डिस्टेंस को हम क्या कर पाए? मेजर कर पाए। और इनडायरेक्ट रेंजिंग में हमारा क्या था? ए और बी हमारा विजिबल नहीं था और हम इसके डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पा रहे थे, कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल आ जा रहा था। और ये तीसरा रैंडम लाइन मेथड में क्या हो रहा है? हमारा ऑब्स्टेकल आ जा रहा है। ठीक, जैसे कोई घनी आबादी वाला क्षेत्र या जंगल आ जा रहा है या कोई पेड़ पौधे आ जा रहे हैं जिससे ए और बी हमारे विजिबल नहीं है और इसके बीच के डिस्टेंस को भी हम क्या कर सकते हैं? मेजर नहीं कर सकते हैं। बीच में खूब जंगल आ जा रहा है, जंगल आ जाएगा तो ए और बी हमारा स्पष्ट दिखाई भी नहीं देगा और इसके बीच के रेंजिंग को हम लोग कर भी नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग का जो तीसरा मेथड है, वो हमारा तीसरा मेथड क्या है? रैंडम लाइन मेथड है। रैंडम लाइन मेथड में हम क्या करते हैं? ए और बी से एक इस तरीके से बाहर की तरफ एक हम लोग लाइन ले जाते हैं और ऐसे ले जाते हैं कि वो ऑब्स्टेकल, मान लीजिए इतने दूर में हमारा ये क्या है? कोई जंगल है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इस जंगल से बाहर होते हुए अपनी एक लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और ऐसे बढ़ा के आगे की तरफ हम लोग ले जाएंगे। क्लियर है बात? यहां तक हम लोग क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? एक पॉइंट हम लेंगे अपने बी से, इस तरीके से। ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? बी डैश होगा 90 डिग्री पे। और ये हमारा बी डैश कहां पे होगा? इस लाइन को कट करेगा जहां से ये हमारे विजिबल हो। बात समझ में आई? हम क्या करेंगे? बी पे खड़े होके इस लाइन को हम देखेंगे और लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। अब ये ए और ये मान लो कोई ए और ऐसे कोई लाइन जा रही है, ए जेड लाइन। इस ए जेड लाइन को कहीं ये पॉइंट पे कट किया, ये हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अभी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हमको क्या फाइंड करना है? ए बी फाइंड करना है, करना है ना? ए बी फाइंड करना है और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इस तरीके से बन जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी डैश का स्क्वायर प्लस बी बी डैश का स्क्वायर। हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ए बी डैश का स्क्वायर प्लस बी बी डैश का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से हमको क्या मिल जाएगा? ए बी के डिस्टेंस को हमको मिल जाएगा। ठीक, अब हमको मान लो इसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट स्टेब्लिश करना है। मान लो ये हमारा सी डैश हो गया, ये हमारा डी हो गया। अब इसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट, तो बस उसी तरीके से इस लाइन को भी हम आगे बढ़ा देंगे। इस तरीके से लाइन को आगे हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? ये डिस्टेंस को निकालना है। अब सिमिलर एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो सिमिलर एंगल ट्रायंगल हम क्या लिख सकते हैं? सी सी डैश अपॉन ए सी डैश इक्वल टू ए बी डैश अपॉन ए बी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, फिर से देखो, चीज को समझाते हैं कोशिश। देखिए यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है ए बी डैश बी
और दूसरा हमारा सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है ए सी डैश सी। ठीक, तो एक चीज हम लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं सी सी डैश सिमिलर ट्रायंगल के रूल से अपन ए सी डैश इक्वल टू बी ए बी 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 डैश अपन ए बी डैश। तो सी सी डैश इक्वल टू ए सी डैश अपन ए बी डैश इंटू बी बी डैश लिख सकते हैं ना। ये चीज लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से सिमिलरली फिर एक हमारा राइट एक सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है ए बी बी डैश एंड ट्रायंगल ए डी डी डैश। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? डी डी डैश इक्वल टू सिमिलरली इस तरीके से लिख सकते हैं ए डी डैश अपॉन ए बी डैश इंटू बी बी डैश। तो ये मेथड हमारा क्या है? रैंडम लाइन मेथड है। समझ में आ गया? फिर से एक बार समझने की कोशिश कर लीजिए। रैंडम लाइन मेथड में हमारा क्या है? ए और बी हमारे दो मेन स्टेशन है, बीच में कोई हमारा जंगल आ जा रहा है जिसके वजह से ए और बी ना दिखाई दे रहा है ना उसके बीच के डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रैंडम लाइन मेथड यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? ए से एक लाइन ऐसे पास करेंगे जो ऑब्स्टेकल से बाहर से निकले। लाइन हमने पास कर दी। अब बी से हम एक लाइन को क्रॉस करेंगे जो बी डैश या कट करेगी और ये बी डैश और बी स्पष्ट दिखाई देंगे, एकदम अच्छे से आपको दिखाई देंगे। जो इस ए और जेड लाइन को बी पे क्रॉस की, बी डैश और बी आपको क्या होगा? एकदम अच्छे से दिखाई देंगे। दिखाई दिए तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बना तो हमको ये फाइंड करना है। हम ए और बी डैश के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे चेन की सहायता से, वो कोई डिस्टेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे ए और ये डिस्टेंस को हम क्या करेंगे? मेजर कर लेंगे। आप लोग हाइपोटेन्यूज थ्योरम पढ़े होंगे, इससे हम क्या करेंगे? ए बी की डिस्टेंस को निकाल लेंगे अंडर रूट ए बी डैश स्क्वायर प्लस बी बी डैश स्क्वायर। अब हम सोच रहे हैं कि बीच में हमने कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट भी स्टैब्लिश कर लें। तो इंटरमीडिएट पॉइंट स्टैब्लिश करने के लिए हमने क्या लिया? एक सी पॉइंट लिया, ठीक, सी डैश पॉइंट लिया जिसके डिस्टेंस को हमने क्या कर लिया? मेजर कर लिया। अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल। अरे एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना। क्या ट्रायंगल बना? ए सी डैश सी। तो हमारा एक ट्रायंगल बन गया ये, और एक ट्रायंगल हमारा बड़ा ट्रायंगल ए बी डैश बी। दो सिमिलर ट्रायंगल बने। सिमिलर ट्रायंगल बना तो हमने क्या किया? सी सी डैश अपॉन ए सी डैश इक्वल टू बी बी डैश अपॉन ए बी डैश किया, और हमने वहां से क्या किया? सी सी डैश की डिस्टेंस को हमने क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? उसी तरीके से फिर हमको क्या करना है? डी को एस्टेब्लिश करना है। तो फिर एक सिमिलर ट्रायंगल बना है ए डी डैश डी, और बड़ा ट्रायंगल हमारा क्या बन रहा है? ए बी डैश बी, और इस तरीके से इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डी डी डैश इक्वल टू ए डी डैश अपॉन ए बी डैश इनटू बी बी डैश। इस तरीके से क्या किया? दो इंटरमीडिएट सी और डी एस्टेब्लिश कर लिए, और ए और सी के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या कर लिया? मेजर कर लिया। तो ये मेथड हमारा क्या कहलाता है? रैंडम लाइन मेथड कहलाता है। इस मेथड को हम लोग क्या कहेंगे? रैंडम लाइन मेथड। तो हम लोग ने रेंजिंग के तीनों मेथड्स को पढ़ लिया। रेंजिंग को पढ़ लिया। रेंजिंग के तीन मेथड्स क्या क्या कहते टाइप थे? डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और रैंडम लाइन मेथड। डायरेक्ट मेथड में ए और बी हमारा स्पष्ट दिखाई दे रहा था, बीच के डिस्टेंस को मेजर कर सकते थे, जिसके लिए हम लोग ने दो तरीका लगाया, एक बाई आई और एक बाई लाइन रेंजर। देन हमने आए इनडायरेक्ट मेथड पे। इनडायरेक्ट मेथड में हमने दो चीज के लिए पढ़ा। पहले तो इनडायरेक्ट मेथड करेंगे क्योंकि ए और बी के बीच में ऑब्स्टेकल आ जा रहा है, जिसकी वजह से ए और बी विजिबल हमारा नहीं है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कोई टीला आ जा रहा है, कोई बिल्डिंग आ जा रहा है, इस तरीके कुछ हमारा आ जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग ने पढ़ा। फिर घाटी के लिए हम लोग ने पढ़ा, और देन हमारा लास्ट हम लोग का था
रैंडम लाइन मेथड में कोई घनी आबादी आ जा रही है जिसके वजह से करने में हमको क्या होगा, समस्या आएगा, तो वहां के लिए हम लोग ने ये मेथड को देखा। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड रैंडम लाइन मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। रेंजिंग आपको क्लियर हो गया कि रेंजिंग क्यों करते हैं। रेंजिंग हम अपने दो मेन स्टेशनों के बीच में इंटरमीडिएट स्टेशन स्टैब्लिश करने के लिए करते हैं। तो चलिए, तो रेंजिंग वाला टॉपिक हम लोग का खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे चैनिंग के बारे में। चलिए, चैनिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चैनिंग लाइन, जरीब रेखा की पैमाइश। CHEINING, चैनिंग लाइन, जरीब रेखा की पैमाइश। सही लिखे भैया, सही लिखे भैया। जरीब रेखा की पैमाइश, जरीब रेखा की पैमाइश का मतलब ए और बी के बीच के डिस्टेंस मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, जरीब रेखा की पैमाइश को कहते हैं। अब देखिए, ये हम किसके लिए करते हैं, अपने हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए करते हैं, क्षैतिज समतल के लिए करते हैं। इंक्लाइंड और वर्टिकल से मतलब नहीं है, ठीक। किसके लिए करते हैं हम लोग, क्षैतिज समतल के लिए करते हैं। अगर हमारा एंगल 3 डिग्री से कम है तो हम उसको क्या मान लेंगे, प्लेन सरफेस। और अगर एंगल हमारा 3 डिग्री से ज्यादा है तो उसको हम लोग मान लेंगे स्लोपी सरफेस। बात समझ में आया। अगर हम पैमाइश करना है और ग्राउंड का स्लोप जो है, जो ग्राउंड का हमारा ये स्लोप है 3, इस तरीके से स्लोप है 3 डिग्री से कम है तो उसको हम लोग प्लेन सरफेस मानेंगे, और 3 डिग्री से ज्यादा है तो हम उसको क्या मानेंगे, स्लोपी सरफेस मानेंगे। जब प्लेन रहेगा तो दिक्कत ही नहीं है, प्लेन है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस को मेजर करना आराम से, चेन लगाएंगे मेजर कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा स्लोपी सरफेस आ जाता है तब किस तरीके से हम लोग पैमाइश का काम करेंगे, चैनेज का काम करेंगे, वो हम लोग देखते हैं। तो ढालू रेखा की जरीब मापन, हेडिंग डाल लीजिएगा, ढालू रेखा की जरीब मापन। हेडिंग डालिएगा, ढालू रेखा की जरीब मापन, चैनेज और स्लोपी ग्राउंड। चैनेज या चैनिंग, चैनेज नहीं, चैनिंग, चैनेज, ठीक। ढालू रेखा की जरीब मापन, चैनेज ऑफ स्लोपी ग्राउंड। तो स्लोपी ग्राउंड कब कहेंगे, जब हमारा ग्राउंड का स्लोप 3 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लोपी ग्राउंड कहेंगे। अब इसके लिए हमारा 3 मेथड है। पहला है स्टेप्ड मेथड, पहला हम लोग क्या हो गया, स्टेप्ड मेथड हो गया। पहला हम लोग क्या हो गया, स्टेप नहीं, स्टेपिंग मेथड है यार, इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। स्टेपिंग मेथड या डायरेक्ट मेथड। दूसरा है
एंगुलर मेथड। पहला हमारा स्टेपिंग मेथड, दूसरा एंगुलर मेथड और तीसरा है हाइपोटेंशनल अलाउंस मेथड। ठीक, 3 मेथड हो गए, स्टेपिंग, एंगुलर और हाइपोटेंशुअल अलाउंस मेथड। तो स्लोपी ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए 3 मेथड, स्टेपिंग मेथड जिसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, एंगुलर मेथड और तीसरा हाइपोटेंशुअल अलाउंस मेथड। तो बारी बारी से तीनों को देखते हैं। चलिए, तो पहला मेथड एंगुलर मेथड। चलो, एंगुलर मेथड में क्या है कि ये हमारा क्या है, कोई हमारा स्लोपी ग्राउंड है, ये ए, ये हमारा क्या है बी। अब इस ए और बी का हमको क्या मेजर करना है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है। ये वाला डिस्टेंस हमको क्या करना है, मेजर करना है। ठीक, हमको ये स्लोपी डिस्टेंस नहीं मेजर करना, हमको डी मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है, ना कि ये स्लोपी डिस्टेंस ए बी। ठीक, तो इसके लिए हम जो पहला मेथड यूज करेंगे, पहला मेथड हमारा क्या होगा, स्टेपिंग मेथड या डायरेक्ट मेथड। एकदम सिंपल सा मेथड है, कुछ नहीं करना है, एक चैन लेना है या टेप लेना है, इस जीरो वाले पोर्शन पकड़ना है और इसको इस तरीके से चैन को आपको क्या करना है, टाइट करना है। तब तक टाइट करना है जब तक कि उसमें झोल ना आ जाए। ठीक, इसको क्या करेंगे, टाइट करेंगे। जैसे यहाँ टाइट हो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, साबुन लगाएंगे और इसको जमीन पे यहाँ पे उतार देंगे। ये हमारा मान लो P1 और P हो गया। ठीक है, बात आपको समझ में आई जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसको थोड़ा फिगर को बड़ा करते हैं। हम क्या करेंगे, चैन का यहाँ जीरो वाला पोर्शन लेंगे और इस लाइन को हम इस तरीके से चैन को टाइट करेंगे। चैन को हम क्या करेंगे, इस तरीके से टाइट करेंगे। टाइट तब तक करेंगे जब तक इसमें क्या आ जाए, झोल ना आ जाए। ठीक, अब जब ये टाइट एकदम हो जाएगा तो ये हमारा P1 और इसको ये जमीन पर हम साउथ के जरिए उतार देंगे, P हो जाएगा। ठीक, फिर से हम यहाँ पे फिर से जीरो वाले पोर्शन को लेंगे, फिर से इस चैन को हम क्या करेंगे, टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद से साउथ के जरिए इसको क्या करेंगे, जमीन पे उतार देंगे। ठीक, फिर यहां क्या करेंगे, जीरो वाले पोर्शन को लगाएंगे, फिर से इसको क्या करेंगे, टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद से इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, जमीन पे, ये R1, ये हमारा क्या हो गया, R हो गया। ठीक, फिर से हम क्या करेंगे, चैन को टाइट करेंगे। टाइट करके इसको क्या करेंगे, जमीन पे उतार देंगे। ये हमारा B1 हो गया। ठीक, अब हमको क्या डिस्टेंस मेजर करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है D। तो अब हम D को इस तरीके से लिख सकते हैं, AP1 प्लस PQ1 प्लस QR1 प्लस RB1। और यही डिस्टेंस हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D कहलाएगा। ये हमारा क्या, स्टेप मेथड, मतलब सीढ़ी के जैसे, इसके जैसे है, सीढ़ी के जैसे। क्लियर है बात। और ये जो AP1 या PQ1 या QR1 या RB1 की जो डिस्टेंस है वो 1.8 मीटर से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि जब 1.8 मीटर से आप चैन को लंबा करेंगे तो चैन में हमारा क्या आ जाएगा, झोल आ जाएगा। मतलब झोल मतलब तो समझ रहे हो, सैगिंग इस तरीके से हो जाएगी।
ठीक। जो चेन हमारा इस तरीके से होना चाहिए वो चेन हमारा क्या जाएगा इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे लेंथ हमारा एल है तो ये हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, दूसरा लेंथ हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो बात कुछ बच्चे कहना चाह रहा हूँ कि चैन हमारा जो डिस्टेंस मेजर करेगा ये, अगर झोल आ जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो हमारा क्या गलत डिस्टेंस मेजर करेगा ना। इसीलिए हम चैन को टाइट रखते हैं, किसी भी प्रकार का उसमें सैगिंग ना आए, जिसके लिए जो हम चैन लेंगे वो 1.8 मीटर से कम का हम लोग लेंगे। फिर से समझ लो इसको, इसलिए हमारा क्या स्टेप मेथड है, मतलब कि सीढ़ी जैसा कुछ बन रहा है। क्या करेंगे, पी पे अपने चैन की जीरो वाले पोर्शन को पकड़ेंगे और चैन को हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने लिखा 1.8 से कम है, ऐसे कुछ भी है, हम उसको टाइट करेंगे। टाइट तब तक करेंगे जब तक इसमें हमारा क्या आ जाए, सैगिंग ना आ जाए, झोल ना आ जाए। मान लो ये पी डैश पॉइंट पे जाके एकदम टाइट हो गए। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को, ये जो P1 इसको हम जमीन पे क्या करेंगे, उतार देंगे अपने ढालू जमीन पे। ढालू जमीन पे उतारने के लिए किसका उपयोग करेंगे, अपने साहुल का। इस तरीके से ये हमारा साहुल है, हम क्या करेंगे यहाँ पे साहुल लगा देंगे। साहुल इसको क्या करेंगे, यहाँ इस तरीके से इसको जमीन पे उतार देगा। उतार दिया तो ये हमारा क्या हो गया, P हो गया। अब इसके डिस्टेंस को हम मेजर कर दिए, कुछ डिस्टेंस होगा x, मान लो x1 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर से P पे जीरो वाले पोर्शन को पकड़ेंगे, चैन को हम क्या करेंगे, टाइट करेंगे तब तक जब तक उसमें सैगिंग ना आ जाए, झोल ना आ जाए। ठीक, झोल नहीं आना चाहिए। टाइट करने के बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। फिर से इसको क्या करेंगे, साहुल के जरिए इस तरीके से जमीन पे हम उतार देंगे। ये हमारा क्या जाएगा, Q, और ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, डिस्टेंस हमारा क्या जाएगा, x2 हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे, Q पे अपने चैन को टाइट कर पकड़ेंगे और R1 तक ले जाएंगे। R पे बिना सैग किए, और फिर से इसको क्या करेंगे, साहुल के जरिए जमीन पे हम क्या करेंगे, उतार देंगे। ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा। फिर से प्रोसेस रिपीट। R पे हमने अपने इसको पकड़ा और हम क्या करेंगे, यहाँ तक लेके अपने B1 पॉइंट तक, और इसको हम क्या करेंगे, साहुल के जरिए जमीन पे क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि B पे हम पहुंच गए हैं कि नहीं, और ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा। अब हमको ये D का डिस्टेंस निकालना है, तो यही चीज है ना, यहां से यहां से यहां तक x1, यहां से यहां तक x2, यहां से यहां तक x3, और यहां से यहां तक x4। तो यही चीज है ना, तो बस D इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, x1, x2, x3 और x4, और हमको D अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको A भी निकल के आ गया। उस स्लोपी ग्राउंड हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल गया। क्लियर। और अब अगर इसी स्लोपी ग्राउंड में वर्टिकल डिस्टेंस अगर मान लो निकालना है तो क्या ले लेंगे, इसको मान लो y1, y2, y3, y4, और ये डिस्टेंस मान लो तुम्हारा h है। वही चीज है, यहां तक y1, ये y2, ये y3, ये y4। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1, y2, y3 और y4। तो यहाँ तो वो दोनों निकल जा रहा है, लेकिन तुमको इस मेथड से निकालना क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी जानकारी के लिए आपको बताए हैं। तो क्लियर है बात, समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा आपको पहला मेथड, स्टेपिंग मेथड या डायरेक्ट मेथड। ठीक, तो आगे बढ़ा जाए, एकदम बढ़ा जाए, क्यों नहीं बढ़ा जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड हम बताए थे,
एंगुलर मेथड। दूसरा मेथड हमारा क्या था, एंगुलर मेथड। ये हमारा कोई स्लोपी ग्राउंड है ए और बी, हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, ये हमारा डी। ठीक है, इस तरीके से फाइंड करना है ये, जिसके लिए हम क्या लगाएंगे, एंगुलर मेथड का यूज करेंगे। ठीक, ये मान लो इसका स्लोपी लेंथ हमारा क्या हो गया, एल हो गया। स्लोपी लेंथ इसका क्या हो गया, ये हमारा एल। हम क्या करेंगे, यहाँ का एंगल मेजर कर लेंगे, थीटा। ठीक, इसका स्लोप आपको पता रहेगा ना, स्लोपी ग्राउंड का स्लोप पता ही है कि 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 6 डिग्री, 11 डिग्री क्या है। तो हमको स्लोप ऑफ ग्राउंड पता है, क्या है, थीटा। हमको लेंथ या डिस्टेंस ऑफ स्लोपी ग्राउंड पता है, एल। अब एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है, ये कुछ देख लो, ये हमारा एल, सॉरी, ये हमारा एल है, ये हमारा डी है, ये हमारा थीटा है। इसको ये लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर हमारा ए बी अपॉन ए बी डैश। तो cos थीटा इक्वल टू ए बी हमारा क्या है, एल, उल्टा लिख दिया है सर, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना यार, ए बी डैश अपॉन ए बी, हमसे लिख दिया था गलती से। ठीक, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस हमारा क्या है, ए बी डैश, और ये हमारा ए बी है। तो cos थीटा इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, ए बी डैश हमारा कितना है, डी, ये हमारा क्या है, एल। तो डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल cos थीटा लिख सकते हैं। तो बस, अगर हमारा कोई स्लोपी ग्राउंड है, ठीक, और स्लोपी ग्राउंड का हमारा लेंथ एल है और उसका स्लोप हमारा थीटा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू एल cos थीटा हमारा हो जाएगा। और ये मेथड हम किसके लिए यूज करेंगे, समान ढाल के लिए, समान ढाल के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 डिग्री हो रहा है, यहाँ 5 डिग्री हो रहा है, 6 डिग्री हो रहा है, ऐसा स्लोप नहीं। जो स्लोप रहेगा, अगर 5 डिग्री का दिया है तो ए से बी तक जो हमारा स्लोप रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 5 डिग्री ही रहेगा। तो एंगुलर मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं, समान ढाल के लिए यूज करते हैं, जिसमें हमको ग्राउंड का स्लोप पता रहता है, लेंथ या डिस्टेंस जो होता है स्लोपी ग्राउंड का हमको पता रहता है। ठीक, ये एल लिखे हैं। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी बी डैश अपॉन ए बी लिख सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू डी बाई एल, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल cos थीटा हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा मेथड था, एंगुलर मेथड था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और हाइपोटेंसुअल, 2 मिनट फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा मेथड, एंगुलर मेथड। चलिए एंगुलर मेथड हो गया था, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ।
तीसरा मेथड है हाइपोटेंसुअल अलाउंस मेथड। हाइपोटेंसुअल अलाउंस मेथड। ठीक, चलिए ये हमारा एक स्लोपी ग्राउंड है, इस तरीके से ए और बी, ये इसका डिस्टेंस हमारा क्या है, सी है। ठीक, अगर इस सी का हम क्या लगाएं, आर पे लगाएं इस तरीके से, तो ये इसको कहीं जाके यहाँ पे कट करेगा सी डैश। ठीक, या इसको बी डैश मान लो। ये ए बी को यहाँ पे कट करेगा बी डैश पे। बात समझ में आ रही है? तो अब हमारा जो ए सी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी डैश के इक्वल होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारा कोई स्लोपी ग्राउंड है, इस पे हमको ये ए सी डिस्टेंस क्या करना है, मेजर करना है। हमने क्या किया, ए सी पे इस तरीके से एक चाप लगाया जो ए बी को कहीं बी डैश पे क्या करेगा, कट करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी डैश हो जाएगा। तो जो हमारा ए बी डैश होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम ए बी में से बी डैश घटा दे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा, क्योंकि हमको क्या मिला, ए बी डैश मिल जाएगा। और ए बी डैश हमारे किसके इक्वल है, ए बी डैश हमारे किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो बस वही चीज हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ये बी और बी डैश की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो भैया फाइंड कैसे करेंगे, चलो देखते हैं फाइंड कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। अब ये देखो हमारा फिर से एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी सेक थीटा हो जाएगा ना, ए बी इक्वल टू ए सी सेक थीटा हो जाएगा। अब हमको एक चीज पता है, वी नो डेट ए बी इक्वल टू ए बी डैश प्लस बी डैश, ये चीज पता है। तो ए बी की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, तो ए सी इक्वल टू ए बी डैश प्लस बी डैश। अब हमको एक चीज पता है कि ए सी इक्वल टू क्या है, ए बी डैश है, तो किसी एक की वैल्यू चेंज कर दो, इसी को कर देते हैं ए बी डैश इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, ए सी सेक थीटा इक्वल टू ये। अब ए सी की जगह हमने क्या लिख दिया, ए बी डैश सेक थीटा इक्वल टू ए बी डैश प्लस बी डैश। तो अब बी डैश हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ए बी डैश सेक थीटा माइनस ए बी डैश। अब यहां से हम क्या ले लें, कॉमन ले लें इसको, ए बी डैश को कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, सेक थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक, तो बी डैश इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ए बी डैश सेक थीटा माइनस 1, ये चीज हुआ। अब हम यहाँ पे क्या यूज कर ले रहे हैं, ए बी डैश हमारा क्या है, एक जरीब के बराबर ले रहे हैं, एक जरीब के मतलब 20 मीटर चेन अगर हम यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ लिंक कितने हो जाएंगे हमारे, 100 लिंक्स हो जाएंगे। तो बस हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बी डैश इक्वल टू 100 सेक थीटा माइनस 1। ये हमारा क्या निकल गया, बी
बी डैश निकल गया। अब बी बी डैश को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे और हम अपने ए बी डैश या ए सी को क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। बात समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोग को? तो ये मेथड क्या हमारा हाइपोटेंशियल अलाउंस मेथड है। इसमें क्या है, हमारी स्लोपी ग्राउंड है, ये एसी है जिसको हमको फाइंड करना। हमने क्या किया, एक चाप इस तरीके से लगाया जो ए बी को बी डैश पे क्या करेगा, कट करेगा। तो ए सी हमारा ए बी डैश के बराबर हो जाएगा क्योंकि वही हमारा रेडियस है, वही चाप है, तो जाहिर सी बात है कि वो हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं। बस हमने लिख दिया। अब ए बी इक्वल टू ए सी सेक थीटा इक्वेशन 1 मान लो। ठीक, अब ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी डैश प्लस बी बी डैश। वही चीज हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको हमने क्या लिया, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 का मान इक्वेशन 2 में रखने पर तो ए सी सेक थीटा इक्वल टू ए बी डैश प्लस बी बी डैश हमारा हो गया। हो गया, तो अब ए बी डैश सेक थीटा इक्वल टू, अब हमको ये पता है कि ए सी इक्वल टू ए बी है, तो ए सी की जगह पे हमने ए बी डैश कर दिया। ए बी डैश सेक थीटा इक्वल टू ए बी डैश प्लस बी बी डैश क्रॉस किए तो बी बी डैश इक्वल टू ए बी डैश सेक थीटा माइनस ए बी डैश हो गया। हमने क्या लिया, ए बी को कॉमन ले लिया तो बी बी डैश इक्वल टू ए बी सेक थीटा माइनस 1 हो गया। हो गया, अब हमको यही ए बी कैलकुलेट करना है। अब इस ए बी को कैलकुलेट करने के लिए क्या बी बी डैश करना है, तो जाहिर सी बात है कि हमको यहां से वैल्यू नहीं निकलेगी। तो हमने क्या लिया, ए बी डैश को हमने क्या मान लिया, एक जरीब। ठीक, हमने क्या मान लिया, एक जरीब। सिंपल करने के लिए हमने क्या ले लिया, 20 मीटर का चैन, क्योंकि 20 मीटर चैन में हमारे नंबर ऑफ लिंक कितने होते हैं, 100 लिंक्स होते हैं। ठीक, इसीलिए हमने 20 मीटर चैन लिया जिसके कड़ियों की संख्या कितनी होती है, 100। हम इस 100 को उठाए और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो बी बी डैश इक्वल टू 100 सेक थीटा माइनस 1 और ये हमारा बी बी डैश का वैल्यू निकल के आ गया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी डैश को क्या कर लेंगे, अपना जो भी कैलकुलेट करना रहेगा उस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा कौन सा मेथड था, हाइपोटेंशियल अलाउंस मेथड। तो ढालू रेखा की जरीब मापन के लिए हमने कितने मेथड पढ़े, 3 मेथड। पहला स्टेप, दूसरा हम लोग का था एंगुलर और तीसरा हाइपोटेंशियल। ठीक है, तो ये मेथड्स को हम लोग ने इसमें देखा और समझ लिया। ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक, क्योंकि अब हमको ऑफसेट बताना है तो थोड़ा टाइम लेगा। तो आज के लेक्चर को यहीं से खत्म किया जाता है, समाप्त किया जाता है। चलिए आज के लिए।